नमस्कार, आज के प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं गिरीश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश जोशी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। आप सीनियर जी, एनालिस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और फॉरेन मामलों में भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप की हो, एशिया की हो या मिडल ईस्ट की हो। मैं आपसे एक सवाल सीधे-सीधे करना चाहता हूँ। एक शाम को कल उड़ी-उड़ी खबर आई जिसका मैंने मेंशन अपने पिछले प्रोग्राम में किया था पर मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं थी। क्वालिटी कंट्रोल इम्पोर्ट ऑर्डर, ये एक जी, नया ऑर्डर आया है जिसको क्यूसीओ भी कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया के इंपोर्ट्स को बहुत नुकसान करने वाला है क्योंकि ये एंट्री ऑफ गुड्स जो स्पेसिफिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर सकते, जैसे कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को अब बीच में डालकर इन इंपोर्ट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। बहुत बड़ा इल्जाम हमारे देश के पोर्ट्स पर यह है कि कस्टम्स जो है वो कंटेनर्स चेक नहीं करता है। कंटेनर्स का जो टाइम है उनको डाउनलोड करने का, उनको उतारने का और अपलोड करने का, उसमें बहुत सारा सामान जो कि पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री का, जैसे कि प्लास्टिक पार्ट्स, प्लास्टिक का जो कबाड़ा है वो है, जिसमें सीबीडी, जिसमें सड़कें बनती हैं, वो रबड़ का जो पुराने टायरों का कबाड़ है वो है। तो बहुत सारा डंपिंग हमारे देश में हो रहा है, जिसके तहत सरकार ने बीआईएस या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के तहत अब इंपोर्ट पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि वो गुड्स और स्टैंडर्ड को, क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करेंगे। हालांकि बहुत सारे विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये इंपोर्ट वॉल्यूम्स को बहुत कम कर देगा, आपकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है उनको बढ़ा देगा और जो इंपोर्टर्स की कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें कागजी कार्रवाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि चुनिंदा लोग ही इंपोर्ट का कारोबार कर सकेंगे और बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों का, अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ते हुए फिस्कल डेफिसिट और इंपोर्ट कॉस्ट को लेकर भी सरकार चिंता में है, पर सप्लाई चेन डिसरप्शन और इंडस्ट्रीज की जो इंपोर्टेड कंपोनेंट पे रिलाय करती हैं, अदानी और अंबानी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं। पर जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, जो ऑलरेडी हमारे जीडीपी की 4% पे रह गई है, इस पर कितना असर पड़ेगा और छोटे कारोबारी क्या बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंपोर्ट से? मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, गिरीश जोशी जी। धन्यवाद आत्मजीत जी। ये पूरा जो सिनेरियो हो रहा है, ये ब्रिक्स फॉर्मेशन में और डी डॉलराइजेशन के चक्कर में हम लोग बीच में पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारा लाइन ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ थिंकिंग या डिप्लोमेसी क्लियर नहीं है। अब देखिए, ये बीआई जी। के क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इश्यू होता है जिसमें 2500 आइटमों का लिस्ट है, लेकिन हाल फिलहाल 700 को उसमें डीमार्क किया गया है। उसमें आपको इंपोर्ट करने के वक्त जो बीआईएस के स्टैंडर्ड हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे होंगे तो आपको पोर्ट पे चेकिंग के बाद इंपोर्ट अलाउ नहीं किया जाएगा, दैट विल बी रिजेक्टेड। एक नंबर एक हो गया। अब इसमें आप देखिए कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि आप डब्ल्यूटीओ को सिग्नेटरी हो और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेडिंग, ये जो एक क्लॉज है उसमें आपको क्वालिटी एश्योरेंस देना पड़ता है कि आप जो चीज बनाओगे वो वर्ल्ड क्लास होगा, बीआईएस के स्टैंडर्ड का होगा। वो करते थे। अब डोमेस्टिक मार्केट कैटर करने में अभी तक तो आपने चाइनीज सस्ता इंपोर्ट आने दिया क्योंकि कहीं कंपटीशन चाइना के नजदीक में तो थी नहीं। तो इसमें जो बड़ा धक्का लग रहा था वो बिग बॉयज को लग रहा था। आज वोल्टास या गोदरेज या जो बना रहे थे एयर कंडीशनर्स, वो आपको 30,000 35,000 में पड़ रहे थे और वही चाइनीज कंप्रेसर आके असेंबल जो बाजार में आ रहा था वो 6,000 7,000 में आ रहा था। तो ये हो गया कि अब इसको किल कैसे करना है। अब डब्ल्यूटीओ का प्रेशर है क्योंकि हम लोग अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वेदर वी विल गो विद द ब्रिक्स और वी विल स्टिल स्टे विद द डॉलर। हम लोगों का रोज एक अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। ब्रिक्स के फॉर्मेशन में है, हम ब्रिक्स की मीटिंग में भी जा रहे हैं, फिर हम स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं कि हमको भी कोई ब्लैकमेल कर रहा है कि भाई आपके बंदे को बचाना है तो आपको हमारी भी बात माननी पड़ेगी। ये सारी जो सिचुएशन है इसमें अल्टीमेटली पिसेगा कौन? आप देखिए, जीएसटी आने के बाद सीएमआई डेटा खुद बोल रहा है कि कम से कम 13,290 एमएसएमई बंद हो गए क्योंकि आप लोगों की क्लियर पॉलिसी थी नहीं। वो टैक्सेशन के चक्कर में जो आपके सब सिस्टम्स थे, फिर उसमें क्या था, अभी ये जैसे क्यूसीओ आएगा तो इसमें आपका टेस्टिंग का खर्चा बढ़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा बढ़ेगा, फिर ऑडिट होगा। तो ये चक्कर में आप समझ लो कि जैसे जीएसटी आने के बाद छोटे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो थे, स्मॉल प्लेयर्स, वो गुम हो गए क्योंकि वो उसमें फिट नहीं हुए। अब यही हालत हो जाएगा क्यूसीओ में आपका। तो क्यूसीओ में फिर और एक एडवांटेज इन्होंने कर दिया है कि भाई एसईजेड में या ईओयूज में जो यूनिट होंगे
और जिनका एडवांस लाइसेंस के सामने इंपोर्ट आ रहा है अगेंस्ट एक्सपोर्ट, तो उनको ये क्वालिटी कंट्रोल का नियम लगेगा नहीं। तो आप क्या करना चाहते हो? अब इतने तो आप पक्के नहीं हो कि भाई एसईजेड में माल आएगा वो बाद में इंडिया में नहीं निकलेगा, इसकी क्या गारंटी है? या ग्रे एरिया से नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? आज भी स्मगलिंग एक्टिविटीज आप बढ़ा दोगे बाद में, क्योंकि आप मना करोगे तो जिसको नहीं परवड़ता है वो मार्केट से घुमाने की बजाय कोई रास्ता कर लेगा। अभी भी मिस डिक्लेरेशन के मैक्सिमम केसेस जो डीआरआई पकड़ती है उसमें यही होता है कि ड्यूटी इवेल करने के लिए, अभी जैसे अगर स्टील पाइप है तो वो रिमलेस होगा तो अलाउड नहीं है कि वो अलाउड है बाकी नहीं है, तो वो जो उसको कोट करके भेज देते हैं रिसाइकल पाइप्स हैं या पुराने पाइप्स हैं स्टील के, और वो ड्यूटी इवेड करके ले लेते हैं। तो मिस डिक्लेरेशन पे आप कैसे चेक करोगे? आपके कस्टम्स का मैन पावर वैसे ही कम होता चला जा रहा है, आपका इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस आपने लिटरली खत्म कर दिया है। ऊपर से आपने जो हमारे इंपोर्ट्स आते थे उसको आपने पहले ये बता दिया कि भाई नो ह्यूमन टच होगा। आपको पता ही नहीं आपकी बिल ऑफ एंट्री कहां पर गई है, कौन क्लियर कर रहा है। अभी यहां से आपको, जैसे हम बात करेंगे टिम्बर की, तो टिम्बर पूरे हिंदुस्तान में एक ही पोर्ट पे आता था, दैट वाज कांडला पोर्ट ऑफ गुजरात। क्योंकि गुजरात कच्छ के इलाके में पेड़ फॉरेस्ट नहीं था, तो वहां पे फॉरेस्ट का एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं तो एक और एक हेडेक था कि भाई ये हमारे फॉरेस्ट का नहीं है लकड़ा, ऐसा करके वहां पे फॉरेस्ट्री से भी एनओसी लेना पड़ता था। तो ये जो धंधा सबसे बड़ा वहां पे चला, जिसमें कम से कम 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, और फिर उसके कम से कम 2,100 मील पड़ी थी, और उसी के सब्सिडरी में कम से कम 100 से 150 प्लाईवुड के यूनिट पड़े। बहुत बड़ा वो बिजनेस होने लगा था। अभी जैसे ही वो आपने सिस्टम्स चेंज कर दी तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बिजनेस शिफ्ट होने चले जाएगा, क्योंकि आपको जब मैं कानून आपका फॉलो ही नहीं कर पाता हूँ, या आपका करप्शन का रेशियो इतना बढ़ गया है कि मेरे पास कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, तो मैं ऑब्वियस दूसरे जगह ढूंढूंगा। तो जैसे टिम्बर वाले हैं तो ये चले गए गैबोन में, चले गए रिपब्लिक ऑफ बेनिन में, नाइजीरिया में, कोंगो में, यहाँ पे चले गए जहां पे टिम्बर अवेलेबिलिटी ज्यादा थी। मलेशिया और म्यांमार ने थोड़ा सा अपना स्ट्रिक्ट कर दिया था फॉरेस्ट्री पे, तो ये ऑटोमेटिक चले गए। और आज भी सबसे बड़े बायर तो हमारे यूएसए और यूके ही हैं, तो दे शुड बी बेटर नियर इन द अफ्रीका। तो ये जो बिजनेस अरेंजमेंट्स आप डिस्टर्ब कर रहे हो, आपने अभी तक प्रोडक्शन लिंक्ड इंश्योरेंस करने के बाद आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, ये सब उसका रिएक्शन कहां पर है? आप छोटी इंडस्ट्री को कहां ग्रो कराने का प्रोसीजर अभी जो आप ये कर रहे हो? थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जो चल रही थी, अब वो जो इंपोर्ट करके थोड़ा सा माल ऐड करके या तो बेचते थे, करते थे, उसका भी क्यूसीओ आने के बाद ये छोटी इंडस्ट्रीज बिल्कुल गुम हो जाएंगी। तो बड़े प्लेयर्स रह जाएंगे, क्योंकि वो बड़े कंपनियों से इंपोर्ट करते हैं जिनके पास ऑलरेडी ये क्यूसीओ का सर्टिफिकेशन वहां पे होगा। अब जो छोटे प्लेयर है उनका क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। जी, आपने जो भी बात की टिम्बर इंपोर्ट की, उनकी क्वारंटाइनिंग क्या पहले अपने पोर्ट ऑफ ओरिजिन पे होती थी और वहां से वो सर्टिफिकेशन करते थे, इस वजह से क्योंकि अब इंडियन पोर्ट्स पे वो दोबारा क्वारंटाइनिंग होगी, 48 घंटे का समय लगता है उस क्वारंटाइन प्रोसेस में, क्या इस वजह से कॉस्ट स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे? क्या ये वजह है कि टिम्बर के इंपोर्ट पर जिस तरीके की पाबंदियां अब लगने जा रही हैं, उसमें टिम्बर इंपोर्ट और फर्नीचर का जो सामान आता है, जिसमें उसका वेस्ट मटेरियल होता है टिम्बर का, जो फर्नीचर बनाने में या कंप्रेस प्लाईवुड बनाने में लगता है, तो क्या अब इस पर भी व्यापक असर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पड़ने वाला है? क्योंकि हमारी कंजम्पशन प्लाईवुड की या वुड की कंस्ट्रक्शन में तो बहुत ज्यादा है, और हमारे देश में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटी 13% जीडीपी का है। तो क्या कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट पर इसका व्यापक असर पड़ेगा डोमेस्टिक इंडस्ट्री में? गिरीश जी। नहीं आदमी जी, ये देखिए एक ट्रांजिट पीरियड था बिजनेस का। जैसे मैक्सिमम जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का था तो लकड़ा यहीं से जाता था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट टू बिल्ड द वुडन शिप्स। वो डोज जो बनाते थे, बड़ी बड़ी शिप्स बनाते थे, उसमें ये लकड़ा पूरा इंडिया का ही चलता था। रोजवुड वगैरह जो कुछ क्वालिटीज थी, दे वर एक्सीलेंट टू स्टे इन वाटर। तो उस वक्त से इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक ये क्वारंटाइन पेस्ट कंट्रोल वाला सिस्टम लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ जाने के लिए। अब जैसे ही ज्यादा इंपोर्ट आने लगा तो गवर्नमेंट की आंखें खुल गई कि भाई इसमें हमारे बंदों का क्या होगा, तो इन्होंने सडनली क्वारंटाइन इधर करा के, या क्वारंटाइन करवा के ले आओ, या यहाँ पे क्वारंटाइन कराओ, ऐसा इन्होंने एक लकड़ा डाल दिया, क्योंकि देखा कि बहुत बड़ा बिजनेस है। 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 2,000 मिले हैं, 150 आपकी 100 मील थी, प्लाईवुड कंपनी चलने लगी, तो एक ही एरिया में लगा। अब होता यह था कि इंपोर्ट आया तो कांडला के विसिनिटी में जमीन का भाव बढ़ गया, वहां पे सब 100 मील्स आ गई, वहां पे ये टिम्बर करके अपने बायर्स को वो साइज वाइज कैटर करते थे। ये एक बिजनेस सिस्टम से चल रहा था।
अब क्वारंटाइन में ये न लगा कि जैसे ही आपके करप्ट ऑफिसर वहां पे आ गए तो उन्होंने किसी किसी कंट्रीज का क्वारंटाइन सर्टिफिकेट मानने से इनकार कर दिया, ये नहीं है। अब दिक्कत ये हो रही थी इंपोर्टर्स को कि एक शिप को अगर आप क्वारंटाइन करवाने लगा दो तो वो कम से कम 6 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है एक क्वारंटाइन प्रोसेस पे। तो उनको ये पहले तो क्वारंटाइन पड़ेगा ना, फिर जो पोर्ट पे उतरेंगे, पोर्ट पे वो इतनी बड़ी जगह रखेंगे, 20-30 हजार टन की जो जगह रखेंगे, क्योंकि लॉक्स जो होते हैं वो कम से कम 10 मीटर 15 मीटर बड़े होते हैं और दे आर टू हैवी इन वेट, 4 टन होता है, 6 टन होता है। तो उसको क्वारंटाइन करने के लिए बहुत बड़ी जगह पोर्ट पे चाहिए, जिसपे वारफेज चार्जेस बहुत हाई होते हैं। तो अभी जो टर्नओवर टाइम का झगड़ा चल रहा है उसमें पोर्ट प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे कोई भी माल पड़ा ना रहे। तो ये जो होगा तो उसका पूरा जो पेस्टिसाइड करने का, क्वारंटाइन करने का जो प्रोसीजर था वो भी एक बड़ा कॉस्टली अफेयर है। जो इनिशियली 40 रुपया पर टन था उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 600 रुपया पर टन कर दिया। तो अब ये भी इतना बड़ा कॉस्टली अफेयर हो गया कि उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर ये है। तो 5-7-10 साल के पहले, मेरे ख्याल से 5 साल के पहले, ये सारी कंपनीज ने स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कि हम ये कहाँ पे जा कर सकते हैं। तो इसमें एक रास्ता ये था कि अगर कट साइज वुड आता है, तो जैसे मैं बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैंने पूरे लकड़े की साइज दे दी कि इतने इतने इंच का, इतने इंच का, तो वो कट वुड पे इतने बाय इतने फीट के लॉक्स चाहिए, वो अकॉर्डिंगली कमर्शियल लॉक्स कट के आ उस सकते पे आपको क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। तो ये सब अपना पूरा सामान उठा के लेके गए, कोई गैबॉन चला गया, अफ्रीका में काफी कंट्रीज में गए, और उनको अफ्रीका को लगा कि क्योंकि इतना ये लेबर ओरिएंटेड कंपनी है तो उन लोगों ने काफी बेनिफिट्स देना शुरू कर दिया। तो इनको तो 100 मिल ले जानी थी, वो डिसमेंटल करके, उसमें कोई नहीं था, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो अपने पास था यहाँ खत्म हो गया, वहां पे शुरू हो गया, और वहां से अब लकड़ा आ रहा है। तो हम लोगों ने अपने सिर्फ लीगल पॉलिसीज और इस टर्मिनोलॉजी के चक्कर में हमने बहुत बड़ा बिजनेस खो दिया, टर्नओवर खो दिया। तो लाख से 1.5 लाख वर्कर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो 100 मिल में चल रहे थे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गए। तो ये जो पॉलिसीज आप बना रहे हो उसमें आपको वेदर, अभी ऐसा तो नहीं लगता कि भाई चलो पोर्ट रिलेटेड है तो कोई अडानी को एडवांटेज देना है, लेकिन आप कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बना रहे हो जो लेबर इंसेंटिव हो तो उसको अगर कोई फायदा दो। अभी एक एग्जांपल आपको तमिलनाडु का दे दूं कि स्टालिन ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई पीएलआई स्कीम में आप अगर हमारे लोकल आदमी को भर्ती करते हो और 1 लाख रुपए का पगार देते हो तो 10,000 रुपया गवर्नमेंट देगी आपको। वो क्यों था कि वो टैक्सेस का बर्डन जो होता है वो गवर्नमेंट बेयर कर लेगी। दिस इज एन इंसेंटिव। फिर 15,000 25,000 से शुरू करेंगे, 15,000 10,000 ऐसे करके उसको परपेचुअल करके वो, लेकिन वो एक इनकलकेशन होता है कंपनी के लिए। अगर वो 1,000 आदमी भी भर्ती करता है तो 10,000 बिकम्स अ बिग अमाउंट, और वो एम्प्लॉय करेगा लोकल आदमी को और चाहेगा कि उसको अच्छी सैलरी में एम्प्लॉय करे। तो ऐसी सब इंसेंटिव्स आने की बजाय ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, एटलीस्ट एज ए बिजनेसमैन तो मेरी समझ से परे है जी। इसमें दो बातें जो आपने कही उस पे मैं चिन्हित करना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए भी। एक पीपीए हुआ था पावर सप्लाई एग्रीमेंट का, अदानी पावर झारखंड और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड का, और उसमें कोल जो था अदानी ग्रुप कंपनीज का, ऑस्ट्रेलिया का, वहां से आना था। अब जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कलकत्ता बेस्ड ईस्टर्न रीजनल पावर कमेटी के ईआरपीसी के, उसमें जो इनका प्लांट था अदानी साहब का, उसने करीब 7508 मिलियन यूनिट्स पावर, यानी कि 63% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट उन्होंने एक्सपोर्ट करी अप्रैल से मार्च 2023-24, पूरे वित्तीय वर्ष की मैं बात बता रहा हूँ। अदानी पावर ने जो पहले क्वार्टर में अनाउंसमेंट की थी, क्वार्टर रिजल्ट फिस्कल 2024-25 क्वार्टर 1 अप्रैल टू जून, उसमें उन्होंने 55.3% ड्रॉप दिखाया नेट प्रॉफिट का, 3,913 करोड़ रुपए कंपेयर टू 8,759 करोड़ लास्ट ईयर। अब ये जो पावर प्लांट हैं वो 7 स्टेट्स में कंट्री के हैं। इनके जून क्वार्टर की कंसोलिडेटेड पावर सप्लाई सेल जो थी वो करीब 38% बढ़ के 24 बिलियन यूनिट हो जाती है। 2018 के मिनिस्ट्री ऑफ पावर रेगुलेशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी का जो एक अमेंडमेंट करके इनको ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू जिस तरीके से एक एसईजेड, एक पावर प्लांट को एसईजेड घोषित करना, ये मेरा ख्याल 74 साल की हिस्ट्री में पहली बार एसईजेड हिस्ट्री में हुआ। और उसके बाद शेख हसीना गवर्नमेंट, क्योंकि अगस्त 12 से पहले एक हफ्ता पहले गिर जाती है, तो एक हफ्ते के अंदर अगस्त 12 को, मतलब 4 तारीख या 5 तारीख में शायद सरकार गिरती है शेख हसीना की, वो दिल्ली फ्लाई कर जाती हैं, और अगस्त 12 को ये अमेंडमेंट करके ये कहा जाता है कि सिंस अभी रिस्क है प्लांट को वो बिजली सप्लाई करने का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करेगी कनेक्शंस को ये इंडियन ग्रिड से कनेक्ट करने की, टू फैसिलिटेट सेल ऑफ पावर, बिकॉज पावर अगर जाएगी नहीं, बिकेगी नहीं, तो वो लॉस ऑफ पावर ही माना जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान उनके 1.6 गीगावाट 800 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स को हुआ। आपने अभी बात की, जिक्र किया इंपोर्ट पॉलिसी का। अगर इंपोर्ट पॉलिसी को इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल के तहत
इंपोर्टर्स को रोका जाएगा। और आपने कहा कि एक्सपोर्टर्स जो हैं उनको ये फ्री हैंड होता है कि वो वैल्यू एडिशन के लिए कितना भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं अगर उनके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं या एलसीज हैं। लकड़ी के मामले में अब जो जिसको कहा जाता है रॉ मटेरियल, वो लाने के लिए अब आपको क्वारंटाइन कराना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब आप सेमी फिनिश्ड गुड्स ही इंपोर्ट करेंगे, ताकि उसकी रिक्वायरमेंट उन बड़े कॉर्पोरेट्स को ही हो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ताकि छोटे कारोबारी जो लकड़ी को प्रोसेस करके काट के बेचते थे आगे, उनका बिजनेस को आपने खा लिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, यूनिट्स को बहुत बड़ा कुठाराघात है। क्या हम इसको ये मान सकते हैं? मेरा आपसे सवाल ये था। और दूसरा सवाल आपसे ये था कि अदानी पावर को लेकर जिस तरीके की सरकार जिस तरीके का विचारण करती है, अदानी को 10% कोयला, उसका इंपोर्टेड कोयला बेचने के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को कोल सेक्रेटरी लिख के देते हैं। और उधर ऑस्ट्रेलिया में उनकी मुसीबतें बनी हुई हैं, क्योंकि वहां के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, मैं उसके बारे में एक और प्रोग्राम करूंगा, आपको भी बुलाऊंगा उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्वींसलैंड का एक ऑर्डर था जिसके खिलाफ ये लोग जासूसी करा रहे थे, उसके घर में उसके बच्चों के स्कूल में जाकर उनकी फोटो खींच रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया है कि आप बिल्कुल इनको आप इस तरीके से नहीं कर सकते। तो उनको, उसका एक पूरा मामला मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मेरा मामला यह है कि जिस तरीके से इंपोर्टर्स को पनिश किया जा रहा है और सेमी फिनिश गुड्स को ही एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उन्हीं को इंपोर्ट की अलाउ की जा रही है, तो इसमें तो फिर 10-20 लोग ही रह जाएंगे। जो पोर्ट्स पे तो कब्जा उनका है ही है, तो इंपोर्ट पे भी उनका कब्जा हो जाएगा। तो फिर जो एसएमईज और एमएसएमईज या जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो कहां जाएंगे? क्योंकि आपको पता है कि जब महाराष्ट्र में भी पोर्ट की बात आ रही थी, तो वहां के मछुआरे कह रहे थे यहाँ की इकोलॉजी खराब हो जाएगी। ग्रेट निकोबार आइलैंड का भी मामला इसमें फंसा हुआ है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में अदानी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देकर वहां पे जिस तरीके के पोर्ट डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, बहुत सारा इकोलॉजिकल डिजास्टर इज वेटिंग, क्योंकि वहां की शॉम्पेन जो ट्राइब्स हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये जो वहां के स्थानीय लोग हैं, वहां का स्थानीय जनजीवन है, या पानी में जो पानी पानी का जनजीवन है, इसको इसको और ना देखकर सिर्फ कुछ कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए आपका कहने का मतलब है ये सारा क्वालिटी कंट्रोल का बिजनेस चल रहा है? मैं आपसे समझना चाह रहा था ये अदानी पावर को लेकर भी गोडा के साथ। आदमी देखिए, पावर में तो ऐसा है कि आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि हम लोग कार्बन एमिशन रिड्यूस करके हम लोग ग्रीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोलार का दे रहे हो। अब सोलार में भी बैड लक देखिए कि जो कच्छ के अखावड़ा में इन्होंने एशिया का सबसे बड़ा सोलार बनाया था, कुछ हो रहा है चेंजेस। जैसे अभी बाड़मेर में आपने देखा कि बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, 750-800 बोरिंग पानी के में, और काफी कुछ स्लज निकला जिसमें बोल रहे हैं पानी कम से कम 30,000 साल पुराना है। समथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब बिलो। अब ये हो रहा है कि खावड़ा में आपने डाला था क्योंकि वो डेजर्ट एरिड एरिया था, वहां पे आपको 8 महीना बारिश नहीं होती थी, धूप बहुत ही 45-50 डिग्रीज के आसपास होती थी। अब पता नहीं क्या हुआ है कि लास्ट 4-5 साल से देर इज सम चेंज इन क्लाइमेटिक चेंज ऑल्सो इन दैट एरियाज, वहां पे बारिश बढ़ने लगी है। तो आपका जो सबसे बड़ा एशिया का प्लांट था जिसपे आप बेंट कर रहे थे कि भाई इतना 5 गीगावाट कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। तो आपका जो टारगेट है वो अचीव तो हो नहीं रहा है। तो अभी आप कोल बेस को बंद नहीं करना चाहते हो, तो इनडायरेक्टली आप कोल को प्रमोट कर रहे हो। अब इंपोर्टेड कोल वाला जो लफड़ा था कि भाई बहुत बड़ा सौदा अपनी कैपेसिटी के बाद अडानी जी ने ऑस्ट्रेलिया से कर लिया, तो उसको कहाँ खपवा देना है, तो आपने एनटीपीसी वगैरह को बोल दिया 10% आपको इंपोर्टेड यूज करना है। वो भी एक आर्बिट्री कानून था, वो बदल जाएगा तो ये सिस्टम भी कोलैप्स हो जाएगी। और ये एक पार्ट रहा कि भाई वो उसमें करेंगे, तो ये बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं वो छोटे हाउसेज खत्म हो जाए उसी पे तो बैठे हुए हैं, क्योंकि बड़ी कंपटीशन जो 50% रेट में कर रहे थे वो एमएसएमईज थे, उनका इनपुट कॉस्ट कम था, उनका टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम था, तो वो कॉम्पीट कर पा रहे थे। और दूसरा एक एंगल ये भी हो सकता है, मैं मानता हूं कि अमेरिका को खुश करने के चक्कर में आपने बोल दिया कि भाई डब्ल्यूटीओ के जो नॉर्म्स हम देख रहे हैं, वी विल स्टॉप नाउ प्रोड्यूसिंग एंड इंपोर्टिंग सब स्टैंडर्ड मटीरियल। तो डब्ल्यूटीओ का जो एग्रीमेंट था वो पता नहीं, अमेरिका को भी हम खुश कर रहे हैं कि अभी हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट एफडीआई का आपका नहीं आएगा, ये भी तो आपका एक बैकलॉग है। आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा, आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो चाइना जो आपको माल भेजेगा उसको आप टेक्निकली क्वालिफाई कैसे करोगे? तो आप किससे इंपोर्ट करोगे? जर्मनी से। जर्मनी खुद डूबा हुआ है, जर्मनी के पास अभी वो स्टेटस नहीं है। तो आप जब कर रहे हो तब भी आप या तो डेलिबरेटली किसी को फायदा कराने के लिए, या आपको समझ ही नहीं है कि भाई आप कहां पर खड़े हो। जी।
जी, इसमें जो आपसे बात करके एक बात और क्लियर होती है कि जिस तरीके से इम्पोर्ट को चनिंदा हाथों में दिया जा रहा है और क्वींसलैंड से जो कार्माइकल माइंस से जो कोयला आता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है वाया शिप। क्वींसलैंड से पहले उड़ीसा के पोर्ट पर आता है, उड़ीसा के पोर्ट पे अदानी साहब के वहां पे कंटेनर्स हैं, वहां से फिर वो रेल के जरिए 600 किलोमीटर गोडा में जाता है और गोडा में बिजली बनाकर फिर वो बांग्लादेश में भेजता है। हालांकि बांग्लादेश का जो अभी मौजूदा सरकार है मोहम्मद यूनुस की, जिससे भारत की सरकार बात करना भी नहीं चाहती। वो कहती है इंटरिम गवर्नमेंट से हम बात नहीं करेंगे, और वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, एज को 18 से 17 कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पे इलेक्टोरल रोल बनाने में कम से कम 1 सवा साल चाहिए। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करके वो नए संविधान, नई कॉन्स्टिट्यूशन, नई कार्यपालिका, नई ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं और माइक्रो फाइनेंस के वो पितामह रहे हैं बांग्लादेश के, तो अमेरिका से उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। चाइना के साथ वार्ता करके चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो लगवा सकते हैं, और एक स्टूडेंट लीडर्स जो एजिटेटिंग स्टूडेंट्स हैं उनको चाइना भी हेल्प कर रहा है। मैं आपको बता दूं गिरीश जी, चाइना से बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट और हॉस्पिटल, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स चाइना ने बना के उन एजिटेटिंग स्टूडेंट्स को ट्रीट किया, और उनको चाइना ले जाकर, जिनकी सीरियस इंजरीज थी उनको चाइना ले जाकर भी ट्रीट किया। पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेश एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। चाइना के कवायद पर पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर, पाकिस्तान ने वीजा फ्री कर दिया है बांग्लादेशियों को, और बहुत सारा ट्रेड चाइना के द्वारा प्रायोजित अब बांग्लादेश और चाइना के बीच में हो जाएगा। इस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था कि क्या बांग्लादेश बनेगा भारत के लिए नया पाकिस्तान। तो गिरीश जोशी जी, ये जो अब फॉरेन अफेयर्स मैंने आपको बताया, जो फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन शिफ्ट, भूटान भी 850 स्क्वायर किलोमीटर में गांव बसाकर चाइना को अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज हिंदुस्तान से उनको चिकन नेक सिलीगुड़ी का जो रास्ता है उससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। डेपचोंग डेपसैंग पे 2-4 हजार किलोमीटर की हमारी धरती पर कब्जा तो चाइना का था। अब उन्होंने 2 काउंटीज भी बसा ली हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी, और ये 2 काउंटीज करीब 32,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन भारत की जो है वो चाइना ने कब्जा ली है, और ब्रह्मपुत्रा पे अब डैम भी बनाने जा रहे हैं। क्या भारत की अमेरिका और इजराइल से जो नजदीकियां स्थापित हुई मोदी कार्यकाल में, चाइना का ऑपरेशन, चाइना 1962 के बाद से चुप बैठा है। कोई उन्होंने 1962 की बात नहीं की, कोई बदले की बात नहीं की। शी जिनपिंग के अलावा माओ भी पहले थे, माओ ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने संबंध बना के रखे। तिब्बत के मामले में जरूर भारत जो है ह्यूमन राइट्स के नाम पर दलाई लामा और तिब्बत की जो स्थानीय पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, पर कभी भी चाइना ने अतिक्रमण नहीं किया, इस तरीके के वॉर फ्रंट पे काम नहीं किया। क्या आपको लगता है हमारी विदेश नीति अमेरिका और इजराइल के साथ होने के कारण ब्रिक्स में भी अब हम अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, और चाइना का अतिक्रमण क्या उसी अमेरिका नीति का जवाब है? गिरीश जोशी जी। नहीं नेहरू जी, वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ये खोल रहे हो कि आप जिनको देश के दुश्मन मानते हो उनको आपके रॉ के एजेंट या थ्रू सम अदर एजेंट आप उसको एलिमिनेट कर रहे हो। तो आप खलिस्तान को इतना बड़ा वेटेज दे रहे हो, तो क्या आपको पाकिस्तान में इंटेलिजेंस नहीं मिला कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है? जबकि शेख हसीना से आपका बहुत अच्छा रिश्ता था। उसने ये भी बोला था कि गोरा आदमी मेरे को मिलने आया था, दैट वाज डोनाल्ड डू, कि उसने मेरे से सेंट मार्टिन मांगा, मैंने नहीं दिया है। तो उसी दिन रात को 3 बजे चाइनीज डिप्लोमेट प्राइवेट चार्टर्ड फ्लाइट करके आ जाता है शेख हसीना से मिलने। हमने कौन सा डिप्लोमेटिक मूव किया? एक यहाँ पे आपकी फेलियर हो गई। अगर चाइना आपकी वहां पे जमीन दबा रहा है, तो आपके पास अभी चिकन नेक के पास बांग्लादेश की जमीन पड़ी हुई, बांग्लादेश में कोई रूल है नहीं, आप यहाँ पे जमीन क्यों नहीं दबा देते हो? अगर इंदिरा गांधी पूरा एक कंट्री क्रिएट करवा सकती है, कम से कम आप पैसे तो 60 किलोमीटर का बड़ा करवा दो। उसमें क्या होगा? बांग्लादेश के ऊपर तक आके, बांग्लादेश की कैपेसिटी नहीं है कि हमारी वहां पे आके वो चिकन नेक के पास आके अपने हमसे वॉर करेगा। उस बॉर्डर पे कोई उसकी आर्मी नहीं है। तो आपने तो ऐसा कोई तो बोल्ड स्टेप दिखाओ। आपने 1.5 किलोमीटर में जाके वहां पे बोल दिया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, जिसके बाद में भला गुला हुआ कोई एविडेंस नहीं मिला। आप ऐसा कोई कॉन्क्रीट काम करो। तो चाइना जमीन दबा रहा है, आप बोलते हो कोई घुसा नहीं, कोई घुसाया नहीं है वहां पे। अब बांग्लादेश जैसा आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहा है। अभी आप देखिए कि वहां पे उन्होंने गोल्ड फॉर फूड में बड़े पैमाने पे स्मगलिंग शुरू कर दी है। 13,000 करोड़ का सामान चला गया, उस पर गोल्ड आ रहा है। सबको आपको पता है। तो आपकी एजेंसीज वहां पे बैठी हैं, उनको क्या आपने रोक के रखा है कि मत करिए कुछ?
कि चलो सोना तो आ रहा है। मतलब ये इनकी डिप्लोमेसी बिजनेस माइंडेड है या नेशनलिस्ट है, ये इनको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। पैसा इंपॉर्टेंट है या हमारी देश की इंटेग्रिटी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही एक सुनहरा मौका था कि हम भी बांग्लादेश का, आप त्रिपुरा भी देखिए, वो आधा 80% बांग्लादेश में घुसा हुआ है। तो आप त्रिपुरा को वहीं ब्रॉड एरिया करके आप क्लियर करवा दीजिए कि भाई यहां से नहीं होगा। वो त्रिपुरा के पैसेज का एडवांटेज बांग्लादेश ले रहा है। अभी ये जो अनाज जा रहा है वो जा रहा है इंडियन पोर्ट पे डिक्लेयर करके चला जाता है, फिर बाद में चिटागोंग, क्योंकि शिप यहां से तो डॉक्यूमेंट्स लेके निकली, वहां पे कहाँ चली गई किसको पता है, और कोई सर्वेलेंस है नहीं। अब और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि वहां पे जो बुद्धिस्ट आर्मी है आरकेन की, वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं 280 किलोमीटर बांग्लादेश का दबा के बैठ गए, तो आपको वो बोले, ये बोलने से कि रो हमारा वहां पे काम करे, सच आप खुल के दुनिया को बता दो कि हमने दबा दिया, आप जो होता है कर लो। अगर चाइना दबाता है, कोई आपके लिए कुछ नहीं बोलता है, तो आपको मौका है, आप भी दबा लो। तो आई थिंक दिस विल बी ए डिप्लोमेसी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान वॉज ए हेडेक, तो इंदिरा ने तय किया कि भाई इसको खत्म ही करो, एक बार में मामला खत्म हो जाए। लेकिन बहुत स्मार्टली मूव ये हुआ है कि 71 के बाद इतने साल हो गए, अब वो जो पीटी थी जो इंडिया को ऑब्लिगेशन मानती थी, वो मर गई है। इन्होंने उनका ब्रेन वॉश कर दिया। मार्डियन लैंग्वेज तो आपको चाइना की बांग्लादेश में पढ़ाई जा रही थी, क्योंकि उसके पास लेबर नहीं थे, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज में वो वन चाइल्ड में बहुत बड़ा गैप पड़ गया है। तो उसने बांग्लादेश के बाकायदा लेबरों को चाइनीज लैंग्वेज पढ़ा के वहां पे ले जाके उसने लेबर में उनको यूज किया है। तो इतना सारा इंटेलिजेंस वो तो पूरे वर्ल्ड में सबको पता था, तो आप क्या कर रहे थे? आज भी आपके पास देखिए, इनका जो कुछ मैं डेटा देखता 2013 से 23 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट इन टेक्सटाइल गारमेंट्स वेंट बाय 70% अप, वियतनाम का 82% और इंडिया का 4.6%। तो मतलब आपकी डिप्लोमेसी बिजनेस सेक्टर में भी काम नहीं कर रही है। चाइना पे सैंक्शन लगने के बाद जो फैक्ट्रियां वॉक्सवैगन और ये अमेरिकन कंपनीज वहां पे चली गई, तो आपके बाइडन से रिलेशन अच्छे होते तो आप उनको बोलते कि भाई इंडिया में आने दो, मैं उनको फ्री ट्रेड जोन की तरह एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जगह दे देता हूं। तो वेर आर हमने कोई डिप्लोमेसी में बिजनेस का कोई अचीवमेंट किया, ना हमने कोई आर्मी का अचीवमेंट किया, ना हमने डिफेंस एनहांसमेंट का अचीवमेंट किया। तो हम कर क्या रहे हैं? सिर्फ राज्यों की सरकार गिराने तक का ही हमारे पास काम है। जी। इसमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण आती है, आपने बिजनेस की बात की कि बिजनेस के लिए नेशनल इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट ही बता दें तो $1 बिलियन की बिजली एक्सपोर्ट बांग्लादेश को करने वाले अदानी को 2 बिलियन का विल्मार में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना जो हिस्सा है वो बेचना पड़ा, क्योंकि उसको बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाने हैं। और 1 बिलियन की क्रेडिट लाइन कुवैत जाके प्रधानमंत्री मोदी को खुद लेनी पड़ी अदानी साहब की, क्योंकि कहा जाता है अदानी साहब की सॉवरेनिटी और इंडिया की सॉवरेनिटी सेम है। तो ये कौन सी बिजनेस डील्स हो रही हैं, और इस बिजनेस डील्स में जो अदानी की एम्पायर खड़ी की जा रही है, बहुत कम शब्दों में मैं आपको बताऊंगा कि जो बेनिंग साहब हैं, जो अदानी के खिलाफ मोर्चा खोल के, बेनिंग जो हैं, वो मोर्चा खोल के खड़े हैं क्वींसलैंड में, जो इनकी जो कोल माइन है उसका काम का जो रुका हुआ है वहां के लोगों का, वहां के जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं बेन कैनिंग्स, वो ये कहते हैं कि इतने कम समय में इतना अमीर आदमी बनना, बिल्कुल बगैर पब्लिक के पैसे को लूटे, बगैर सरकार का सहारा लिए और बगैर लोगों की आमदन कम किए और नौकरी खाए, हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहां के ऑस्ट्रेलिया के सिविल सोसाइटी के बेन पेनगिंग्स का बयान है, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अभी ये मामला जीता है। इसके बारे में हम अलग से एक प्रोग्राम करेंगे। गिरीश जोशी जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।